हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे संजीवनी टेस्ट सीरीज का 18th टेस्ट। बायो था इसका टॉपिक आज के टेस्ट का, और इसमें टॉपिक था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो आइए सेशन शुरू किया जाए। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ज़ैंथोफिल एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है ब्लू एंड रेड कलर की लाइट में। एक्शन स्पेक्ट्रम रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज से मेजर किया जाएगा। ज़ैंथोफिल पेपर क्रोमेटोग्राफिक जो सेपरेशन होता है पिगमेंट्स का, उसमें येलो कलर का होगा। डार्क रिएक्शन ये बायोसिंथेटिक फेज, ये स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन ये ग्रेना में, ग्रेना स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स को प्लूरल होगा, सिंगुलर ग्रेनम। ये स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली में यहाँ पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है, जबकि ग्रेना में फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 एंड एनएडीपी रिडक्टेज। ये सारा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आंसर हुआ यहाँ पर A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Now question number second. Oxygen evolved by the green plant comes from water, not from CO2. This was proved by using. तो ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक थी, रूबेन एंड कामेन ने डेवलप किया था इसको। और यहाँ पर हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड, O18। और इसको सबसे पहले प्रपोज किया था वॉन नील ने। वॉन नील ने ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यूज करके इसे प्रूव किया था। तो आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शुरुआत होती है फोटोसिस्टम 2 से। यहाँ पर रिएक्शन सेंटर है इसका P680, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए का 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर एब्जॉर्व करेगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से ये पहुँचता है फिर फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर यहाँ पर P700, इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसके बाद फेराडॉक्सिन, और FNR के थ्रू ये पहुंचता है NADP प्लस के पास। और NADP प्लस ये चेंज हो जाता है NADP2H में। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा, प्रोटॉन पंप होंगे, केमियो ऑस्मोसिस के थ्रू ATP प्रोड्यूस होगी, और NADP2H भी बना। और यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड है। वाटर की लिसिस होगी, ब्रेकडाउन होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे इसको। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। ऑक्सीजन जो रिलीज होगी ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ये इसको रिस्टोर करेगा, और H आयन ये यूज होता है NADP2H के फॉर्मेशन में। तो नॉन साइक्लिक में ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन ये सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। अगर साइक्लिक होता तो आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 के पास पहुँचता है, यहाँ पर लेकिन सिर्फ ATP प्रोड्यूस होती है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हैच एंड स्लैग पाथवे इज नोन एज C4 साइकिल बिकॉज। तो हैच एंड स्लैग ये C4 पाथवे है, और यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंजाइम होता है यहाँ पर पेप्केज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर सही है ये फर्स्ट। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ए C4 कंपाउंड। ये एक्सेप्टर नहीं है, एक्सेप्ट प्रोडक्ट है, और एक्सेप्टर होता है यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ऑल इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स आर C4 कंपाउंड। एट वन टाइम 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन कार्बोक्सिलेशन पाथवे
तो आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, द एंजाइम दैट इज फाउंड इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में जो एंजाइम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों का काम करेगा। डुअल एक्शन एंजाइम है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजनेज। NADP रिडक्टेज, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करेगा, NADP2H में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज। ATP सिंथेज, ये CFO और CF1 का बना हुआ है, ATP सिंथेसिस में हेल्प करेगा केमियोस्मोसिस के थ्रू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4th, ये सारे प्रेजेंट हैं C3 प्लांट में। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Select the incorrect match. C4 plant sorghum, C4 plant rubisco, RUBP 7 carbon containing compound, phosphoenol pyruvate, phosphoglyceric acid 3 carbon containing compound। तो phosphoenol pyruvate ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, 3 कार्बन का, 1 कार्बन से मिलकर के ये 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ये ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये फर्स्ट प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का, इसीलिए इसे C3 पाथवे बोलते हैं। RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन का। C4 प्लांट में या रुबिस्को इनकरेक्ट, C4 प्लांट सॉर्गम ये सही दिया हुआ है। C4 प्लांट में रुबिस्को भी प्रेजेंट है, ये बंडल शीथ सेल्स में होता है, तो इनकरेक्ट मैच हो गया यहाँ पर 3rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Select the incorrect match for factors affecting photosynthesis. Incorrect match for factors: sunlight ये external factor, water external factor और temperature ये internal नहीं, ये भी क्या है, ये भी external factors जो photosynthesis को affect करते हैं। internal factors या plant factors यहाँ पर mesophil cells, chloroplast, इसके अलावा number, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ये सब यहां पर इंटरनल फैक्टर्स या प्लांट फैक्टर्स हो गए, तो गलत हो गया यहां पर 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन C4 प्लांट प्लाज्मोडेस्माटा आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो ये मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेप्ट किया जाएगा किसके द्वारा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, तो यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर चेंज होगा मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड, और ये मैलिक एसिड यहाँ पर आता है बंडल शीथ सेल में। यहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कैल्विन साइकिल से फिक्स होगा, कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन वाले प्रोडक्ट में, ये है पायरुवेट, और पायरुवेट फिर ये 3 कार्बन वाला पहुँचता है बंडल शीथ सेल में, यहाँ पर इसका रीजनरेशन होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो C4 एसिड फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू बंडल शीथ सेल, ये 4 कार्बन के हैं, ये मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आते हैं, ठीक है। C4 एसिड फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल में 3 कार्बन वाला पायरुवेट ट्रांसफर होता है, तो ये गलत हो गया। C3 एसिड फ्रॉम मीजोफिल, ये भी गलत है, C3 नहीं, यहाँ पे C4 ट्रांसफर हो रहा है। C3 एसिड फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू मीजोफिल सेल, ये ठीक है, तो A और D यहाँ पर सही है फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। C4 plant are more efficient than C3 plant. In C4 plant, photorespiration absent and more carbon dioxide fixation than C3 plant. C4 plant more efficient than C3 plant, ये ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो ज़्यादा एफिशिएंट है, प्लस यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, ये भी एब्सेंट है, तो ये मोर एफिशिएंट।
फिक्स कार्बन का लॉस नहीं होगा। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देन C3 प्लांट। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In the C4 plant, what is the ratio of number of ATP utilization in mesophyll cell and bundle sheath cells respectively? तो अभी हम लोगों ने पूरा पाथवे देखा था। मेसोफिल सेल्स में यहाँ पर होता है रीजनरेशन, जिसमें एटीपी खर्च होती है, और यहाँ पर 2 एटीपी खर्च होती है C4 प्लांट में, 2 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी खर्च होती है। बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स में होती है कैल्विन साइकिल, और कैल्विन साइकिल में 3 एटीपी खर्च होती हैं। तो बंडल शीथ सेल में 3 और मेसोफिल सेल में 2, तो 2:3 आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर। कंडीशंस कौन सी नेसेसरी हैं? तो लाइट एंड, तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक इक्वेशन 6CO2 + 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, पिगमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, और बनेगा क्या? तो ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होगी और वाटर। तो लाइट एंड सुटेबल टेम्परेचर, क्लोरोफिल एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ही नेसेसरी हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में इसका रिडक्शन होगा, ग्लूकोज बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, प्लस ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है और एंडरगोनिक प्रोसेस है, एनर्जी की प्रेजेंस पे होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सिमिलर बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या जरूरी है? तो नॉन साइक्लिक में सिमिलर पूछा गया है। नॉन साइक्लिक में यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, NADP2H बनेगा, और इसके अलावा ATP। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP, तो ATP दोनों में कॉमन है। नंबर ऑफ NADP2H प्रोडक्शन गलत, क्योंकि ये सिर्फ इसमें बन रहा है। ATP एंड NADP2H ये भी गलत। ATP प्रोडक्शन ये सही है, नंबर ऑफ ATP प्रोडक्शन भी दोनों में डिफरेंट होंगे, तो ओनली B इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इन C4 प्लांट्स इनिशियल एंड फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन विच सेल रिस्पेक्टिवली? C4 प्लांट में इनिशियल और फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, तो अभी इस पीछे रिएक्शन पूरा पाथवे देखा है। मेसोफिल सेल्स में यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पैरोवेट ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करेगा, और ये चेंज होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो यहाँ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कहाँ पर? मेसोफिल सेल में, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल्स में पहुँचता है, और बंडल शीथ सेल्स में यहाँ पर इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो यूज़ होगी कैल्विन पाथवे में। तो यहाँ पर प्राइमरी, इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल होगा मेसोफिल सेल में और फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है बंडल शीथ सेल में। So answer will be second. Now question number 14. Which of the following scientists are not involved in the experiment that led to a gradual development in our understanding of photosynthesis? जैकब एंड मोनॉर्ड, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लैकोप्रोन इल्यूसिडेट किया था। लैक्टोज ओप्रोन इंड्यूसिबल है, और ये नेगेटिव इंड्यूसिबल ओप्रोन का एग्जाम्पल है। पॉल एरलिक, ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस समझाया था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। वॉन नील
इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रही है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने बताया था कि ये स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्रीन पार्ट्स में। और विलियम हार्वे, ये रिलेटेड है ब्लड सर्कुलेशन से, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो नॉट इन्वॉल्व पूछा गया है ए, बी एंड ई, तीन। Now we move to other question. Question number 15. How many matchings are correct with reference to C4 plant? मैचिंग्स जो करेक्ट हैं वो हैं पेप्केज, मीजोफिल सेल्स, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज। तो ये मीजोफिल सेल्स में है, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये यहाँ पर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पे चेंज होता है, ये 3 कार्बन का है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो 3 कार्बन ये, 1 कार्बन ये और ये 4 कार्बन। तो ये गलत, ये 3 कार्बन का। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये एक्सेप्टर नहीं है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट है। और कैल्विन पाथवे टेक्स प्लेस इन बंडल शीथ सेल्स। तो आंसर हुआ यहाँ पर सिर्फ एक, थर्ड। Now we move to other question. Question number 16. Which of the following is are not the significance of photosynthesis? तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि लाइट की रेडिएशन एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में, फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो ये ठीक है। इट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, 6CO2 + 12H2O, C6H12O6। ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ग्लूकोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना रहा है, ठीक है। इट कंज्यूम ऑक्सीजन, यहाँ पर कंज्यूम नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉट द सिग्निफिकेंस, थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17. द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर सिंपल सा रिएक्शन सिर्फ देखा जाए, 6CO2 + 12H2O + C6H12O6 ये देगा, प्लस यहाँ पर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर। तो टोटल हो जाएगा 12, 6 18, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट है 1, 6, तो 12 18 19 और 6 25 और ये 6 और, तो 31। तो टोटल हो जाएगा सेकेंड 31st। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन। फोटो रेस्पिरेशन इसी को बोलते हैं C2 पाथवे। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसमें फिक्स कार्बन का लॉस होता है, फिक्स कार्बन इज लॉस्ट, 25% फिक्स कार्बन का लॉस होगा। ATP भी नहीं बनेगी, NADP2H भी नहीं बनता है। और इसमें ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19. द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल आर। तो कैल्विन साइकिल में 3 स्टेजेस हैं, पहला कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन। रिडक्शन वाले स्टेप में 2 ATP और 2 NADP2H 1 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में खर्च हो जाते हैं, और 1 ATP पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये रीजनरेशन वाले स्टेप में। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नहीं, ये पीटर मिशेल ने दी थी ATP के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर फॉस्फोराइलेशन ये यहाँ पर सही दिया हुआ। जड स्कीम ये लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है
फोटो सिस्टम टू से ये फियोफाइटिन के पास पहुंचता है, फियोफाइटिन से फिर ये साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ फिर ये फोटो सिस्टम 1 के पास, और फोटो सिस्टम 1 से फिर यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर और ये फाइनली फिर NADP प्लस के पास। तो ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉन फ्लो की, इसी को बोलते हैं जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। वाटर स्प्लिटिंग ये एसोसिएटेड है फोटो सिस्टम 2 से, इलेक्ट्रॉन लॉस को ये फुलफिल करता है। तो ये सही है, ये सही है, ये यहाँ पर गलत है। 20 इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वक्त कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट टू फोटोसिंथेसिस एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, ये ठीक है। ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यूजली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज, तो जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में होगा वही यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, मेजर कॉज होगा। एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल्स, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 2 इज, तो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा जो P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो ये रिएक्शन सेंटर, अगर ये फोटो सिस्टम 1 होता तो फोटो सिस्टम 1 में भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, बट ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। तो आंसर हुआ सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Select the correct statement. In plants, light saturation occurs at 10% of moderate sunlight. तो ये moderate नहीं, full sunlight है। The concentration of CO2 in atmosphere is 0.03 to 0.04%, सही है। C3 plants show saturation to carbon dioxide concentration at ये beyond more than 450 और ये माइक्रोलीटर पर लीटर, और ये बियॉन्ड नहीं, ये एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, तो ये भी गलत। तो आंसर होगा यहाँ पर ओनली बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के लिए क्या सही है? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड इनटू सुगर्स, RUBP इज रीजनरेटेड, इट नीड्स ATP एंड NADPH। ATP यहाँ पर एनर्जी करेंसी और NADPH रिड्यूसिंग पावर। ATP का यूज़ होता है यहाँ पर रिडक्शन वाले स्टेप में एज वेल एज रीजनरेशन वाले स्टेप में। रिडक्शन में यहाँ पर खर्च होते हैं 2 ATP और रीजनरेशन वाले में 1 ATP पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड, तो ये सही है। RUBP का रीजनरेशन हो जाता है, अदरवाइज साइकिल कंटिन्यू नहीं रहेगी, साइक्लिकल प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड इनटू सुगर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर केल्विन साइकिल में होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गया फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट विच आर नॉट सिमिलर बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो C3 और C4 में क्या सिमिलर नहीं है? फोटो रेस्पिरेशन, ये दोनों में कॉमन नहीं है, C3 में प्रेजेंट है, C4 में एब्सेंट है। नंबर ऑफ ATP यूज्ड, नंबर ऑफ ATP यूज्ड भी C3 में अगर देखा जाए तो पर कार्बन डाइऑक्साइड 3 ATP यूज होती हैं और C4 में 5, तो नंबर ऑफ ATP यूज्ड ये भी गलत, सिमिलर नहीं है। नंबर ऑफ NADPH यूज्ड, ये दोनों में 2-2 है। केल्विन साइकिल, ये दोनों में ही कॉमन है। केल्विन साइकिल इनफैक्ट ये सभी में प्रेजेंट होगी, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 हो, या कैंप पाथवे फॉलो कर रहा हो। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये भी दोनों में कॉमन नहीं है। केल्विन साइकिल में एक बार, C4 साइकिल में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, तो A, B और E यहाँ पर नॉट सिमिलर, मतलब 3, जिसका तीसरा। So I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Survi ma'am. Thank you all of you. Thank you so much.
हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए आगे के पेपर डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को द प्रोडक्ट इज, तो बेटा जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साइड बाइंड करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटो रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रिस्पायरेशन। और फोटो रिस्पायरेशन में बेटा एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है पीजीए एसिड का या फॉस्फोग्लिसरेट का, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का, फॉस्फोग्लाइकोलेट का। और यहाँ पे किसी भी टाइप के फूड का प्रोडक्शन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन नहीं होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एटीपी यूज होते हैं। और बेटा अगर बात करें फोटो रिस्पायरेशन की तो बेटा एब्सेंट होता है किसमें? C4 में। यहाँ पे 3 सेल ऑर्गेनल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड करता है तो क्या बनता है? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे, कौन सा मैचिंग यहाँ पे करेक्ट है? तो मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमली। अगर बात करें स्ट्रोमा लैमली की तो 2 थैलाकॉइड को कनेक्ट करने वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा लैमली। एंड इट इज रिच इन PS1। केवल यहाँ पे क्या पाया जाता है? PS1। PS2 और NADP रिडक्टेज यहाँ पर एब्सेंट होता है, तो ये क्या हो गया? गलत। मेम्ब्रेन्स ऑफ स्ट्रोमा लैमली, मेम्ब्रेन्स ऑफ स्ट्रोमा लैमली में NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो ये सेकंड वाला सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? तो बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ATP, प्रोडक्शन ऑफ ATP in the presence of oxygen। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब रिस्पायरेशन में। ठीक है। और अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट में हमें देखने को मिलता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये भी किस में होता है? थैलाकॉइड में होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो अगर बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये किस में होती है? थैलाकॉइड में होती है। और यहाँ पे बेटा आपको क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। तो करेक्ट आंसर हमारे 27 का क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की तो यहाँ बोल रहा है जोसेफ प्रीस्ली इन 77 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे एक्सपेरिमेंट करने, जोसेफ प्रीस्ली। 77 से उन्होंने अपनी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। और इसमें उन्होंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया था? एक बेल जार का यूज़ किया था, माउस, बहुत सारे चूहे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मारे थे। उसके साथ साथ बेटा कैंडल, बर्निंग कैंडल का यूज़ किया था इन्होंने। और एक प्लांट का यूज़ किया था, मिंट प्लांट का, पुदीना के पौधे का। ठीक है। तो और इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन के बारे में बताया था। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगर बात करें स्टेटमेंट सेकंड की तो जूलियस वॉन सैक प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स ओनली व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर available for excitation. When the two photosystem work in a series, first PS2 and then the PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occur। तो ध्यान से सुनिएगा, जब बियॉन्ड 680 नैनोमीटर PS2 क्या हो जाता है? शट डाउन। PS2 क्या हो जाएगा? शट डाउन। और केवल वर्क क्या करेगा? PS1, क्योंकि PS1 की रेंज क्या है? 700 नैनोमीटर। ठीक। अगर PS2 शट डाउन हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। और अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो अगर तुमने PS2 से इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन को वापस कैसे पहुंचाओगे? तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका
लाइट की इंटेंसिटी 680 नैनोमीटर के ऊपर पहुंच जाती है तो PS2 क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, क्योंकि इसकी रेंज ही क्या है 680 नैनोमीटर तक। ठीक, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें PS1 केवल वर्क करता है और PS1 से इलेक्ट्रॉन निकल के वापस से किस में आ जाता है, PS1 में, PS1 में आता है। और अगर बात करें साइक्लिक की, तो साइक्लिक में बेटा क्योंकि एक तो पहली चीज यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, जितने पॉइंट बता रहे हैं याद रखिएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होने के साथ साथ यहाँ पर बेटा ATP बनता है, ATP फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी बोल रही है व्हेन टू द फोटो सिस्टम, जब दोनों फोटो सिस्टम सीरीज में वर्क करेंगे तो यहाँ पर बेटा इस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे वर्क करते हैं, मान लीजिए ये आपका PS2 है, इसके ऊपर सनलाइट आई, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया, फियोफाइटिन ने। किसने एक्सेप्ट किया, फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किए, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से ये किसके पास गए, साइटोक्रोम B6F के पास। ठीक, उसके बाद बेटा ये किसके पास गए, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए किसके पास जाते हैं, PS1 के पास। अब PS1 के इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे तो ये किसके पास जाएंगे, FRS कॉम्प्लेक्स के पास। FRS का फुल फॉर्म क्या है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक, और FRS कॉम्प्लेक्स से होते हुए किसके पास जाएंगे, फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन के बाद इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, NADP+। और स्ट्रोमा से NADP+ के पास क्या आएगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम, और स्ट्रोमा से ही बेटा इसके पास क्या आएगा, H+, और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, NADPH का। ठीक, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो वापस PS2 तक नहीं आया है, तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचाता कौन है, यहाँ पे काम आता है वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन PS2। तो वाटर क्या करता है, थैलाक्वाइड के अंदर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा और क्या बनाएगा, 2H2O 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ये आपके ल्यूमिन में चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वापस किसको भेज दिए जाएंगे, PS2 को। और इस टाइप से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्क करता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन द photorespiratry pathway there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of photorespiration is not known yet. बिल्कुल सही बात है। फोटो रिस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, जो बेटा किसमें होता है, C3 प्लांट में होता है, C4 में नहीं होता है। C4 में क्यों नहीं होता है, ड्यू टू क्रैन्स एनाटमी। द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू द C3 एंड C4 प्लांट। अगर बात करें कैल्विन पाथवे की तो यही क्या है बेटा, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा, डार्क रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हर प्लांट में होगा, चाहे वो C3 हो, चाहे वो C4 हो, चाहे वो कैम हो। ठीक है, तो आपकी ये जो कैल्विन पाथवे है या C3 साइकिल है, ये कैसी साइकिल है, यूनिवर्सल साइकिल है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन दैट द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल प्लांट्स की जो टेम्परेचर टॉलरेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल C3 प्लांट्स हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। C4 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम ज़्यादा क्यों होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमम ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटमी पाई जाती है, क्रैन्स एनाटमी, जो इनको अगर हाई इंटेंसिटी भी हो जाए तो फोटो रिस्पायरेशन से बचाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका 31 का क्या हो जाएगा, 4th। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैचिंग का, कोलेजन। अगर बात करें कोलेजन की तो प्रोटीन से मिलकर बनता है,
और बेटा ये हार्मोन नहीं है, ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन, तो ये ए गलत हो गया। बी आपसे बोल रहा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, बिल्कुल सही है, तो बी आपका सही हो गया। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है बेटा, इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या है बेटा, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, तो सी भी गलत हो जाएगा। और किस में मदद करता है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है। अगर बात करें एंटीबॉडी की, तो फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, बिल्कुल सही है। बीटा प्लीटेड शीट, तो बीटा प्लीटेड शीट किसका कैरेक्टर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये किसके स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीट। अगर बात करें अल्फा हेलिक्स की, तो बेटा ये किस फैशन में हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन में, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह भी पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें करेक्ट मैचिंग पूछी गई, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बी, डी एंड ई। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैटी एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और उसके एग्जाम्पल दिए हैं। अगर बात करें फैटी एसिड की, तो हमें पता है कि लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर बात करें फैटी एसिड की, तो दो एग्जाम्पल दिए हैं, पैल्मिटिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ठीक। तो अगर बात करें यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है पैल्मिटिक एसिड, ये कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, एक ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल गया, बट आगे के ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड जब लिपिड में आपके फॉस्फोरस कई जगह ऐड हो जाते हैं, तो इस टाइप के लिपिड को क्या बोला जाता है, फॉस्फोलिपिड, जैसे कि लिसाइथिन। और लिसाइथिन बेटा कहाँ पे पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है, जब अमीनो एसिड में रिंग्स पाई जाएं, तो इस टाइप के अमीनो एसिड को क्या बोला जाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ट्रिप्टोफैन, उसके साथ साथ फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, एंड तीसरा क्या दिया हुआ है बच्चा, ट्रायोसिन। तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रायोसिन। तो क्या हो गया, सेकेंड। और एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 33 का थर्ड। लेकिन अगर बात करें, अगर आपको यहाँ पे एरोमेटिक और एसिडिक दिया है, तो क्या पता अगली बार आपसे बेसिक और न्यूट्रल पूछ ले। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है बच्चा, तो बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन एंड आर्जिनिन। और अगर बात करें बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड की, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड आपका क्या हो जाएगा, वैलिन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं। सोलराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, तो जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को क्या कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है, और इसी प्रोसेस को फोटो ऑक्सीडाइज कर देती है। क्लोरोफिल ए का क्या कर देती है, फोटो ऑक्सीडेशन कर देती है, उसको खराब कर देती है। और इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सोलराइजेशन। और सोलराइजेशन की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो क्या हो जाता है, कम। क्वेश्चन नंबर 35, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो बेटा ए क्या है, तो अगर बात करें ए की, तो ए क्या है बेटा आपका G0, G1, G0, बी क्या है S, डी क्या है बेटा G2, और आपका सी क्या है M फेस, सी क्या है M फेस। तो ए क्या हो जाएगा G0, बी क्या हो जाएगा S, सी क्या हो जाएगा M फेस, एंड डी क्या हो जाएगा G2। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर, तो देखो दो M फेस के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, दो M फेस के बीच के टाइम इंटरवल को बोला जाता है इंटरफेस। और इंटरफेस में कितने फेज होते हैं, 3, G1, S एंड G2। और M फेज में कितने होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो क्या हो जाएगा आंसर, G1, S, G2, P, M, A, T, C, और लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। तो कियास्मेटा का टर्मिलाइजेशन, एक्सेब स्ट्रक्चर का टर्मिलाइजेशन किसमें होता है? डायाकाइनेसिस में। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड मतलब क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस किसमें होता है? पैकिटीन में। ठीक है। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो पेयरिंग किसमें होती है? जाइगोटीन में। थर्ड, अपीयरेंस ऑफ कियास्मेटा मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल, अगर अपीयरेंस दे रहा है तो उसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन किसमें होता है? डिप्लोटीन में। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या आ जाएगा हमारा? सेकंड। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो अगर बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो क्रॉसिंग ओवर बेटा किसमें होता है? प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन में। और क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए हमें क्या चाहिए? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता किसके बीच में है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है। नॉन सिस्टर का मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपका क्या है? 2 क्रोमोसोम मैंने बना दिए, 1 और 2। तो एक ही सेंट्रोमियर से जो आपके क्रोमैटिड अटैच्ड होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, और जो 2 सेंट्रोमियर के बीच में जो आपके अलग अलग क्रोमैटिड अलग अलग क्रोमोसोम के होंगे उनको क्या बोला जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम किसका है? C3 साइकिल का। किसका डायग्राम है? C3 साइकिल का। और C3 साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, और तीसरा है बेटा रीजेनरेशन। तीसरा क्या है? रीजेनरेशन। और वही डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है। A मतलब CO2 को फिक्स किया जा रहा है तो कार्बोक्सिलेशन, B बेटा इसको रिड्यूस किया जा रहा है ट्रायोस फॉस्फेट में तो रिडक्शन, और वापस से बेटा RUBP को बनाया जा रहा है तो मतलब रीजेनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड देन रीजेनरेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ। इसको बनाते हैं हम लोग। वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ, ठीक, इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH। इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया। हाफ लीफ के पार्ट को किस में डाल दिया गया? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था? KOH। क्या था? KOH। सोक्ड कॉटन विच वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर। इतना क्या कर दिया हमने? KOH में डाल दिया, और अदर हाफ क्या है? एक्सपोज्ड है। इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। और उसको कहाँ फेंक दिया हमने? लाइट में रख दिया। फेंक नहीं दिया, रख दिया लाइट में। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च वाइल द पोर्शन दैट वाज इन द ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव फॉर द स्टार्च। अब देखो, अगर बात करें KOH की तो बेटा याद रखना, जब KOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है बेटा? एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होने लगता है? सॉल्ट का, K2CO3। ठीक, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जानी चाहिए थी लीफ के पास, और क्या होना चाहिए था? फोटोसिंथेसिस, वो KOH के साथ मिलके किसका फॉर्मेशन करने लग रही थी? पोटेशियम कार्बोनेट का। तो वो CO2 उसके पास पहुंच नहीं पा रही थी, और जब पहुंच नहीं पा रही थी प्लांट के पास, मतलब पत्ती के पास और क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के पास, डार्क रिएक्शन नहीं चल रही थी, और डार्क रिएक्शन नहीं चल रही थी तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? कि CO2 बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। बिना CO2 के स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
TW Engelmann using a prism and split the light into a spectral components. TW Engelmann ने क्या किया था भाई, एक प्रिज्म लिया, ठीक, और उस प्रिज्म में क्या किया, व्हाइट लाइट को पास किया। तो प्रिज्म का काम होता है कि वो लाइट को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स में क्या कर देगा, उसको डिसोसिएट कर देगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स निकले थे, 7, विप, ग्योर, ठीक। और इन्होंने क्या किया, इसके बगल में एक क्लैडोफोरा रख दिया, ग्रीन एल्गी, और जिसका नाम क्या था बेटा, क्लैडोफोरा। तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो आपका ब्लू रीजन था और जो आपका रेड रीजन था, वहां पे जाके सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया था। और एरोबिक बैक्टीरिया मतलब बेटा उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ग्रीन एल्गी है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आपके कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे, ब्लू एंड रेड रीजन में। तो सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम या आपके लाइट का स्पेक्ट्रम किसने दिया था, TW एंगलमैन ने दिया था। तो यहाँ आपसे पूछा गया है नेम दैट ग्रीन एल्गा, तो ग्रीन एल्गा कौन सी थी बेटा, क्लैडोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन। बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जब एक रिएक्शन को एक से ज्यादा फैक्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं तो जो फैक्टर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो ज्यादा रिएक्शन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है द C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 mol per liter, while C3 plants show respond to CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 mol per liter. बिल्कुल सही बात है। C4 प्लांट में बेटा फोटो रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है, और फोटो रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है मतलब वहां पे ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, तो उसको तुम अच्छा खिला रहे हो, केवल CO2 दे रहे हो, तो उसका सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो C3 प्लांट है उनके अंदर फोटो रिस्पायरेशन भी चल रहा है, मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है, तो उनको प्योरली CO2 नहीं मिल पाती है, और जब नहीं मिल पाती है तो उनकी भूख बढ़ती रहती है, तो इसके लिए उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और C3 प्लांट अभी के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के एनवायरमेंट में CO2 हमारी ज्यादा है। तो ग्रीन हाउस क्रॉप्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टोमेटो एंड बेल पेपर। तो तीनों ही स्टेटमेंट बेटा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th। Next question, a chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to of which pigments। तो यहाँ पे कितने पिगमेंट्स होते हैं, 4 पिगमेंट्स होते हैं। कितने पिगमेंट्स होते हैं, 4 पिगमेंट्स होते हैं। और अगर इन 4 पिगमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड कैरोटिनॉइड्स। xanthophyll एंड कैरोटिनॉइड्स। अगर बेटा हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके जो क्लोरोफिल ए का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन। अगर बात करें क्लोरोफिल बी की तो इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन, xanthophyll का कलर होता है येलो, और कैरोटिनॉइड्स का होता है येलो टू येलो ऑरेंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रिस्पायरेशन इज फेवर्ड बाय। तो हमने आपको कंडीशन बताई थी, अगर हाई लाइट की इंटेंसिटी हो जाए, हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाए, और हाई लाइट इंटेंसिटी तो CO2 कम या फिर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ज्यादा। तो ये किसको फेवर करेगा बेटा, ये फेवर करेगा फोटोसिंथेसिस, फोटो रिस्पायरेशन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th, हाई O2 एंड लो CO2। नेक्स्ट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम्स इन इफेक्ट। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था, जिनका नाम था पूरा फ्रॉस्ट ब्लैकमैन। और इन्होंने क्या बताया था, व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट अ बायोकेमिकल प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में मेजर रोल कौन प्ले करेगा, जो फैक्टर आपका कम क्वांटिटी में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, C4 प्लांट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा बंडल शीथ सेल्स के पास भी आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसको सराउंड करने वाले मीजोफिल सेल के पास भी बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर बात करें बंडल शीथ सेल में, तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज एंड ए ग्रैनल। और अगर बात करें मीजोफिल सेल की, तो यहाँ पे होते हैं स्मॉल एंड
ग्रेनल। मतलब मीजोफिल सेल में क्या चलती है, लाइट रिएक्शन, और यहां पर बेटा मीजोफिल सेल में रुबिस्को एब्सेंट होता है और किसमें प्रेजेंट होता है, बंडल शीथ में। तो बंडल शीथ सेल में क्या चलती है, डार्क रिएक्शन। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिएक्शन दिया आपको, तो CO2 में जब H2O को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। और बेटा ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। एरो इधर साइड जा रहा है ना, तो प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग इसको कंबस्ट करते हैं, इसको जलाते हैं ग्लूकोज को, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन में CO2 और H2O क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट इज रिस्पायरेशन, सही है। सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस, सही है। बी इज कार्बोहाइड्रेट ओनली, गलत। फर्स्ट इज रिस्पायरेशन, सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस एंड बी आर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट, विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार। पार किसको बोलते हैं बेटा, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लेंथ को क्या, वेवलेंथ को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जिसमें आपका कौन सा रीजन आता है, विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन में भी कौन सा रीजन आता है, विबग्योर। ठीक है, जिसमें आपका V में क्या होता है, वायलेट 400, 450, 500, 550, 600, 650 और रेड का क्या हो जाएगा, 700। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन इज। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है बेटा, तो करेक्ट सीक्वेंस होता है, पहले जाएगा किसके पास, PS2 के पास, PS2 से किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम्स के पास, फिर BS1 के पास, फिर फेराडॉक्सिन के पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का फर्स्ट। तो यहाँ पर बेटा हमने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 25 बाय शैलेन सर एंड 25 बाय मी। तो आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा और हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियरली पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।